आप लोगों ने अभी तक रिजल्ट देख लिया होगा, आपका कोई बड़ा भाई बहन दोस्त रिश्तेदार, तो टीआर जैन बीके हो रही या फिर संदीप गर्ग, जो किताब आपको बेस्ट लगे आप वो खरीदिए, लेकिन जरूर खरीदिए। एक दिन में थोड़ा थोड़ा डालोगे तो बढ़िया रहता है, और एक ही दिन में इतना सारा ज्ञान डाल दोगे तो वो दिक्कत होगी, फिर तुम कंफ्यूज हो जाते हो, फिर तुम पागल हो जाते हो, फिर तुम्हें समझ नहीं आती चीजें। हेलो बच्चे लोग, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप लोग एकदम मस्त हो गए। सो मैं हूँ ताना मुंजाल। सो भाई, आप लोगों की 11th की जर्नी समाप्त हो चुकी है और अब आप लोगों का एक नया सफर शुरू हो रहा है ना। सो पुराने सफर की अगर बात करी जाए, 11th क्लास में तुम लोगों ने बहुत सारी गलतियां करी है और तुम्हें अब तक रियलाइज हो चुका है। बहुत सारे बच्चे चिल मार रहे थे 11th में, तुमने सीरियस हुए नहीं, तुम है ना, कंसिस्टेंसी के साथ तुमने पढ़ाई नहीं करी, इतने सारे बैकलॉग्स तुम्हारे हो चुके थे, है ना। मजे मजे में 11th तो पास कर ली तुमने, है ना। नंबर भी बहुत कटवाए हैं, अच्छे नंबर भी नहीं आए तुम्हारे, है ना। बहुत मजे मजे में 11th तो तुमने पास कर ली। लेकिन अगर तुम सच में सोच रहे हो कि 12th में भी तुम अगर यही करके अच्छे नंबर ले आ पाओगे, तो नहीं है पॉसिबल, सच में पॉसिबल नहीं है। 11th में एक तरह से स्कूल लेवल का एक तरह से तुम्हारा रहता है, तो ठीक है, लास्ट में पढ़ के भी बहुत सारे बच्चे होंगे हमारे जो अच्छे नंबर ले आए होंगे, मैं डिनाई नहीं कर रही उस बात को। लेकिन अगर तुम सच में सोच रहे हो कि 12th भी आखिरी के 1-2 महीने पढ़कर तुम अच्छे नंबर ले आओ और इकोनॉमिक्स में 80 में से 80 अगर तुम्हारे मार्क्स आ जाए लास्ट में पढ़कर, तो पॉसिबल नहीं है। हाँ, तुम 50 नंबर, 80 में से 50 नंबर, 60 नंबर इजीली ले आ पाओगे, मैं वो नहीं बोल रही। लेकिन अगर तुम सच में टारगेट कर रहे हो 70 अबव मार्क्स, 75, 78, 80 में से 80, मैं 80 में से 80 की बात कर रही हूं। यस, आप लोगों ने अभी तक रिजल्ट देख लिया होगा, आपका कोई बड़ा भाई बहन दोस्त रिश्तेदार जिसने अभी अभी 12th पास आउट करी होगी, तो आपने देखा होगा, इवन सुना होगा, इकोनॉमिक्स में 80 में से 80 नंबर लाना पॉसिबल है। लेकिन तभी पॉसिबल है अगर आप शुरुआत से मेहनत करोगे। अगर तुम सोचो कि 12th में तुम मस्ती कर लो जो तुमने 11th में करी है, तो नहीं, ये नहीं। तुम्हें स्टार्टिंग से ही सीरियस होना पड़ेगा, स्टार्टिंग से कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ना पड़ेगा, रोज रेगुलर टाइम देना पड़ेगा अपनी पढ़ाई को। तुम सोचो मस्ती कर ले, मजाक कर ले, घूम ले, फिर ले, पार्टी कर ले, दोस्तों के साथ ऐश मार ले, है ना, या तुम सोचो सारा दिन तुम अगर इंस्टाग्राम रीले चलाते रहो, तो नहीं चलना भाई। 12th में तुम्हें स्टार्टिंग से ही फोकस रहना पड़ेगा। सो ये आज का जो सेशन है वो सभी बच्चों के लिए जिनके पास इकोनॉमिक्स है, चाहे वो ह्यूमैनिटीज का बच्चा है, चाहे कोई बच्चा अगर मुझे कॉमर्स का देख रहा है, चाहे अगर कोई बच्चा मुझे साइंस का भी देख रहा है। यस, इकोनॉमिक्स इतना इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है कि साइंस का बच्चा भी उसको ऑप्ट करता है। और किसी मर्जी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में चले जाओ यार, तुम किसी मर्जी किसी सिविल सर्विस एग्जाम में या कोई भी सरकारी एग्जाम तुम्हें देना है, कोई भी एनी एग्जाम, हर जगह इकोनॉमिक्स तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा जो है काम आने वाला है, बहुत ज्यादा। बहुत सारे करियर ऑप्शंस हैं यार इकोनॉमिक्स में, बहुत सारे। ठीक है, सो ये आज का सेशन सभी बच्चों के लिए, चाहे वो कॉमर्स का है, ह्यूमैनिटीज का है या फिर वो साइंस का बच्चा है, सभी के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। और इवन सीबीएसई का बच्चा हो या कोई भी स्टेट बोर्ड का बच्चा हो, सभी के पर्सपेक्टिव से बात करूंगी मैं। कभी भी ये नहीं कि मैं सिर्फ सीबीएसई को टारगेट कर रही हूं, मैं किसी भी बच्चे के साथ यहाँ पे पार्शियलिटी नहीं करती। मेरे लिए सारे बच्चे एक बराबर है, तो चाहे वो सीबीएसई का हो और चाहे वो कोई भी स्टेट बोर्ड का बच्चा हो, सभी के लिए आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। सो आज के सेशन में मैं क्या बात करने वाली, सबसे पहले हम ये बात करेंगे कि भाई क्या क्या सिलेबस है। ठीक है, दोनों के हिसाब से बताऊंगी, सीबीएसई और स्टेट बोर्ड सिलेबस क्या रहेगा और आपको किन किन बातों का ध्यान देना है अपनी 12th क्लास में स्टार्टिंग से ही, ताकि आप भी जो है 80 में से 80 नंबर जो है ना आप भी अचीव कर पाओ, है ना, आप भी वो अचीव कर पाओ। देखो भाई, हर बच्चा चाहता है यार मेरे भी नंबर आए, है ना यार, वो एक फीलिंग ही अलग होती है ना यार, फुल मार्क्स आना, है ना, फुल मार्क्स, वो फीलिंग ही अलग होती है। वो पेरेंट्स का जो प्राउड मोमेंट है ना, वो अलग ही होता है। आजकल आज जो है कितने सारे बच्चे हैं जिन अभी रिजल्ट आया, तो कितने सारे बच्चों का मैंने इंटरव्यू लिया जिनके फुल मार्क्स भी इकोनॉमिक्स में। उनके मुंह से सुनते हो ना यार कि कैसा वो फील कर रहे हैं, और उनके जब पेरेंट्स से बात करती है ना, उनके पेरेंट्स की आंखों में लिटरली वो आंसू होते हैं कि यार हमारे बेटा या बेटी ने क्या वो करके दिखाया, जो ड्रीम कर रहे हैं, वो जो प्राउड मोमेंट उनके पेरेंट्स की आंखों में है ना, मैं वो फील कर रही हूँ। और तुम भी कहीं ना कहीं सोच रहोगे, तुम भी कहीं ना कहीं चाह रहे होगे यार हमें भी वो अपने पेरेंट्स को वो प्राउड मोमेंट फील करवाना है ना। तो भाई अब आ जाओ, है ना।
चलिए जी, सो फटाफट से एक बार आप लोगों से हम बात करते हैं। सबसे पहले आप सिलेबस की बात करी जाए, है ना, सिलेबस की हम बात करते हैं। सो सीबीएसई के हिसाब से अगर बात करूं मैं तो आपकी दो किताबें होने वाली है। एक रहेगी आपकी इंडियन इकोनॉमिक्स की किताब और एक रहेगी आपकी मैक्रो इकोनॉमिक्स की किताब रहेगी, है ना। इंडियन इकोनॉमिक्स में अगर मैं बात करूं तो बच्चे आपके लगभग 9 चैप्टर्स हैं, है ना, तो 9 चैप्टर्स हम करने वाले हैं। और मैक्रो इकोनॉमिक्स में लगभग आपके 12 चैप्टर्स जो है रहने वाले हैं और बहुत ही बढ़िया तरीके से कराऊंगी मैं। अभी आपको बताऊंगी भी सही कि आपको क्लास में किस तरीके से मैं प्रिपरेशन करवाने वाली हूँ, वो भी अभी बताऊंगी आपको, ठीक है। और अगर स्टेट बोर्ड बच्चे की बात करूं तो बच्चे आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स है और आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स है। माइक्रो में आपके 13 चैप्टर हैं और मैक्रो में आपके 12 चैप्टर हैं, ठीक है। इतना आपको पता भी होगा अब तक, है ना। अब बात रही मैडम कौन सी किताब खरीदे हम, है ना। एक चीज जो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी जो सभी बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है, प्लीज ध्यान से समझना। मुझे पता है हर टीचर तुम्हें यही कहता है कि एनसीईआरटी 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 एनसीईआरटी, सिर्फ उससे से पढ़ना। तो इकोनॉमिक्स में मैम क्या एनसीईआरटी से नहीं पढ़ना? नहीं, ऐसा नहीं है। एनसीईआरटी को भी फॉलो करना है, वो तो करनी ही, लेकिन खाली एनसीईआरटी से नहीं चलने वाला तुम्हारा इकोनॉमिक्स। मैं आपको बोल रही हूं, देखो पेपर आप लोगों का सेम आता है। कॉमर्स का बच्चा भी वही पेपर देगा, ह्यूमैनिटीज का बच्चा भी वही सेम पेपर देगा, और अगर साइंस के बच्चे ने अगर इकोनॉमिक्स ऑप्ट किया तो वो भी सेम पेपर देने वाला है ना। पेपर इतना कोई हलवा नहीं रहेगा तुम्हारा, है ना। तो खाली एनसीईआरटी से नहीं चलने वाला, तुम्हें एक रेफरेंस बुक खरीदनी पड़ेगी। मुझे पता है सभी टीचर्स यही बोलते हैं कि खाली एनसीईआरटी से हो जाएगा, मैं वो डिनाई नहीं कर रही, वो हो जाते हैं सब्जेक्ट्स, लेकिन इकोनॉमिक्स नहीं होगा। सो आपको बेटे एक रेफरेंस बुक जरूर खरीदनी पड़ेगी। अब कौन सी रेफरेंस बुक खरीद सकते हो, तो मैं आपको 2 ऑप्शन दे रही हूँ। या तो आप टीआर जैन वीके ओरी की किताब खरीद लो, या फिर आप संदीप गर्ग की किताब खरीद लो। जो आपको किताब सही लगे वो खरीद लो। अब ध्यान समझिए, अब बच्चों के दिमाग में ये भी क्वेश्चन आता है कि मैम आप कौन सी बुक रेफर करते हो, आप कौन सी बुक से पढ़ाते हो। सो बच्चे अगर मैं ज्यादा बात करूं तो मैं टीआर जैन वीके ओरी को ज्यादा फॉलो करती हूँ, बट ऐसा नहीं है कि मैं संदीप गर्ग को फॉलो नहीं करती हूँ, बट थोड़ा सा कम करती हूँ। मैं ज्यादातर टीआर जैन वीके ओरी को ज्यादा फॉलो करती हूँ, है ना। और बाकी जो मेरे नोट्स रहते हैं वो बेस्ट रहते हैं, डेफिनेटली आप उसको कंसीडर कर सकते हो। हाँ, तो प्लीज एक चीज जरूर बोलूंगी, टीआर जैन वीके ओरी या फिर संदीप गर्ग, जो आपकी स्कूल की टीचर आपको रिकमेंड करे। मैं आपको ये नहीं बोल रही कि मैं बोल रही हूँ टीआर जैन वीके ओरी तो वही खरीदें। मैडम स्कूल की टीचर ने तो संदीप गर्ग बोला है, तो क्या हम वो नहीं खरीद सकते? खरीद दो, कोई दिक्कत नहीं। जो आपकी स्कूल की टीचर रिकमेंड करे वो खरीद लेना, बिना बात के पैसे जो है बर्बाद मत करना कि मैं बोलूँ टीआर जैन वीके ओरी खरीदो, स्कूल की टीचर कोई और किताब बोले, तो ये सब नहीं। जो स्कूल की टीचर आपको रिकमेंड करे वही, ज्यादा पैसे बर्बाद करने की तुम्हें जरूरत नहीं है, ठीक है। तो सभी की बात कर रही हूँ मैं, 4 की अगर आप बेसिकली 3 किताबें हैं यहाँ पे, है ना। मैक्रो तो चलो कॉमन ही हो गया। सो टीआर जैन वीके ओरी या फिर संदीप गर्ग, जो किताब आपको बेस्ट लगे आप वो खरीदिए, लेकिन जरूर खरीदिए, ठीक है, ले लेना। और एनसीईआरटी भी, यस, दोनों ही आपको चाहिए, एनसीईआरटी भी। सो बेसिकली चैप्टर जो है हम रेफरेंस बुक से पढ़ेंगे, उसके बाद आप एनसीईआरटी से गो थ्रू करिए, आपको सब क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन वगैरह की प्रैक्टिस जो है वहां से कर लीजिएगा, लेकिन प्लीज याद रखना रेफरेंस बुक आपको इकोनॉमिक्स में मस्ट है। बिना रेफरेंस बुक के तुम्हारा नहीं काम चलने वाला, क्योंकि पेपर में लिखना पड़ता है और खाली एनसीईआरटी से नहीं चलेगा तुम्हारा काम, तो तुम्हें रेफरेंस बुक भी चाहिए, ठीक है। अब ध्यान समझिए मैम, क्लास में अब कैसे प्रिपरेशन करेंगे हम, है ना। अब बच्चों के दिमाग में ये क्वेश्चन आएगा कि मैम अब कैसे आप प्रिपेयर करवाओगे हमें, आप किस तरीके से सिलेबस कंप्लीट करवाओगे। तो देखो बच्चे, अगर बात करी जाए तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं सिलेबस के बारे में बात करूं तो सिलेबस आपको डिटेल में ही करवाया जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि भाई ऊपर ऊपर से आपको कंसेप्ट करवाए जाएंगे, नहीं, प्रॉपर डिटेल्ड, है ना, डिटेलिंग के साथ पढ़ाया जाएगा। न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस भी करवाऊंगी, है ना, प्लस आप लोगों को जो भी थ्योरी पार्ट है वो भी आप लोगों को बहुत अच्छे से करवाया जाएगा, बढ़िया तरीके से तुम्हें प्रिपरेशन करवाई जाएगी, है ना। तो प्लीज रेफरेंस बुक जरूर खरीद लेना, बिना इसके तुम्हारा काम नहीं चलने वाला। प्रैक्टिस करेंगे बढ़िया तरीके से, और दोनों बुक्स, है ना। अच्छा एक चीज, अब स्टेट बोर्ड वाला बच्चा अगर मुझे देख रहा है तो उसके दिमाग में आएगा कि मैम आप हमें माइक्रो भी करवाएंगे क्या? यस, करवाई जाएगी आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स, बट वो लाइव लेक्चर नहीं मिलेंगे आपको। मैक्रो इकोनॉमिक्स तो आपको लाइव मिलेंगे, लेकिन माइक्रो के आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में जो है लेक्चर्स दिए जाएंगे, लेकिन मिलेंगे आपको, टेंशन मत लो, आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स के रिकॉर्डेड फॉर्म में लेक्चर्स दिए जाएंगे। आप वहां से बढ़िया तरीके से प्रिपरेशन करो, तुम्हारा काम हो जाएगा, तुम्हें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। प्लस इसके साथ साथ मैं तुम्हें एक प्रॉपर नोट्स दूंगी। मैं सच्ची बता रही हूँ, मैं यहाँ झूठ नहीं बोल रही हूँ यार, है ना, सच्ची बता रही हूँ। जो मेरे नोट्स होंगे ना उसको 101% रिकमेंड कर लेना।
वो इतने बढ़िया नोट्स है, अगर तुम सेम जाके अपने पेपर में लिख दोगे ना, तुम्हारा सच में कह रही हूँ बेड़ा पार हो जाएगा, कहीं नंबर नहीं कटेंगे। तो ये नोट्स जो है ना मेरे, उसको कंसीडर कर लेना, वो तुम्हें बहुत हेल्प करने वाले। और दोनों बुक्स एक साथ चलेंगे, है ना। ऐसा नहीं है कि पहले पूरी मैक्रो कराऊंगी फिर पूरी इंडियन कराऊंगी, ऐसा नहीं होगा, या पहले पूरी इंडियन फिर मैक्रो, साथ साथ चलेंगे। कुछ चैप्टर्स मैक्रो के, फिर इंडियन के, फिर मैक्रो के, फिर इंडियन के, बढ़िया तरीके से प्रिपरेशन करेंगे। टाइमली आप लोगों का सिलेबस कंप्लीट करवा दूंगी, है ना। प्रॉपर प्रैक्टिस करवाऊंगी क्वेश्चंस की, नोट्स तुम्हें दूंगी, प्लस तुम्हें PYQs भी मैं करवाने वाली हूँ। यस, बहुत सारे टीचर्स PYQs लाइव क्लास में नहीं करवाते हैं, मैं तुम्हें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी कराऊंगी। जैसे चैप्टर होगा साथ के साथ तुम्हें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करा दूंगी कि बेटा ऐसे ऐसे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है। अब आपके दिमाग में आएगा मैम इससे हमें क्या हेल्प मिलेगी। पता है क्या होता है, बच्चे को सब आ जाता है, बच्चे के सारे कंसेप्ट क्लियर होते हैं, बट तुम पता है कहाँ कमी करते, कहाँ गलती होती है तुम्हारी, तुमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं होती। बोर्ड एग्जाम तुम जितना हलवा समझते हो ना उतना भी नहीं होता, मतलब एक कॉम्पिटिटिव लेवल ऑफ क्वेश्चंस रहते हैं उसमें, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, कंफ्यूज हो जाता है बच्चा, है ना, कंफ्यूज। बड़ी बड़ी स्टेटमेंट दी जाती है कि XYZ है, वो पूरी राम कथा दे दी जाएगी और फिर आपको पहले वो आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि ये क्या है और देन उसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो आइडेंटिफाई कैसे करोगे, तो बेटा आपको प्रैक्टिस करवाऊंगी मैं, बहुत सारी प्रैक्टिस कराऊंगी, मैक्रो और इंडियन, मतलब इवन माइक्रो में भी ऑब्वियसली रहेगी वहां रिकॉर्डेड फॉर्म में, लेकिन आपको प्रॉपर प्रैक्टिस करवाई जाएगी। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर कराऊंगी जो बोर्ड एग्जाम्स में आ चुके हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे घबरा जाते हैं पेपर को देख के, हाय पेपर देख के अरे ये क्या इतनी राम कथा कहानी, इतनी बड़ा बड़ा भाषण स्टेटमेंट लिखी हुई है क्वेश्चन की, नहीं समझ आते, तुम कंफ्यूज हो जाते हो, तुम्हें दिक्कत आती है, वो सारी चीजें मैं करवाऊंगी। बड़ी बड़ी स्टेटमेंट वाले जो क्वेश्चंस होते हैं वो सारी चीजें आपको कराऊंगी, हर तरीके के क्वेश्चन आप लोगों को प्रैक्टिस करवाई जाएगी, हर एक चीज। तुम्हें बस टेंशन मुक्त होना है और बस जैसे मैं बोल रही हूं बस फॉलो करते जाना, कहीं इधर उधर भटकने की तुम्हें जरूरत नहीं है, बस जैसे तुम्हें गाइडेंस दी जा रही है बस उसको फॉलो करते चलो, और बस और कुछ नहीं। अपने सीनियर से पूछ लो, चाहे उनसे पूछ लो उनके नंबर कैसे आए, वो अपने आप तुम्हें भी गाइड कर देंगे, बस तुम्हें जैसे बताया जा रहा है बस उसको फॉलो करते चलो, तुम्हारा हो जाएगा। अब बात करी जाए मैडम क्या करें, कैसे प्रिपरेशन करें कि हमारे भी 80 में से 80 नंबर आ जाए। 20 नंबर का तुम्हारा प्रैक्टिकल रहता है, आपको पता होगा, वैसे 100 नंबर का पेपर, तो पेपर आपका थ्योरेटिकल अगर बात करो तो 80 नंबर का पेपर रहेगा तुम्हारा। तो भाई क्या किया जाए कि हमारे भी जो है 80 में से 80 नंबर आ जाए, तो मैम क्या क्या बातों को हम फॉलो करें। पहली चीज, जो गलतियां 11वीं कक्षा में कर दी वो मत करना 12वीं में, मैं तुम्हें बोल रही हूं, मत करना। स्टार्टिंग से ही रेगुलर रहना, है ना, ये नहीं कि आज चाचा की शादी मामा की शादी 10-10 दिन क्लास नहीं ली तुमने, मैम बीमार था हफ्ता 10-10 दिन क्लास नहीं ले, यार करना क्या यार, तुम्हें लाइव क्लास नहीं ले पा रहे तो रिकॉर्डेड फॉर्म में ले लो, बट ले तो लो यार, प्लीज कंसिस्टेंट रहना। ये नहीं कि आज क्लास ले ली फिर 4 दिन छुट्टी मार ली फिर अगले दिन आओ मैडम हमें तो आया ही नहीं समझ, कहां से समझ आएगा, बेसिक्स नहीं क्लियर होते तुम्हारे। तो भाई स्टार्टिंग से ही रेगुलर रहना, पहले ही बता रही हूं, ये नहीं कि आज क्लास ले ली फिर 2 दिन छुट्टी मार ली फिर अगले दिन आ गए, ऐसा नहीं करना, ये सबसे बड़ी गलती है तुम्हारी। और अगर बैकलॉग्स क्रिएट हो गए तो प्लीज संडे होता है तुम्हारे पास तो उनको क्लियर करो, ये नहीं कि इकट्ठे करते जाओ इकट्ठे करते जाओ इकट्ठे करते जाओ। प्लीज कोशिश करो कि बैकलॉग्स मत क्रिएट करना इस बार, और अगर हो गए तो साथ के साथ उसको क्लियर करो, ये नहीं कि तुम्हारा काम बढ़ जाए। देखो भाई दिमाग उतना ही है, एक दिन में थोड़ा थोड़ा डालोगे तो बढ़िया रहता है, और एक ही दिन में इतना सारा ज्ञान डाल दोगे तो वो दिक्कत होगी, फिर तुम कंफ्यूज हो जाते हो, फिर तुम पागल हो जाते हो, फिर तुम्हें समझ नहीं आती चीजें, है ना। तो साथ के साथ पढ़ाई करनी है ना। इसके अलावा खुद के नोट्स जरूर बनाने, कोशिश करना इकोनॉमिक्स के एक सेपरेट नोटबुक बना लो, नोट्स बनाओ, ठीक है। आपके पास किताब होगी, कुछ चीजें जैसे किताब के साइड में लिख ली, स्टिकी नोट्स लगा के लिख दिया, बट लिखो, नोट्स बनाओ जितना हो सके, जो तुम्हें क्लास में पढ़ाया जा रहा है, टीचर जो पढ़ा रही है उनको समझो और नोट्स बनाओ। खुद के नोट्स बहुत ज्यादा जरूरी है। और इसके अलावा रिवीजन जो बच्चा नहीं करता, है ना, मैडम क्लास तो मैं ले रहा हूं, मैम आज चैप्टर 1 भी कर लिया, चैप्टर 2 भी कर लिया, चैप्टर 3 भी कर लिया, चैप्टर 4 भी कर लिया, चैप्टर 5 भी कर लिया, लेकिन पीछे का भूलता जा रहा हूं। अरे भूलोगे ही जब तक पीछे का रिवाइज नहीं करोगे, साथ के साथ रिवीजन भी करनी है। ये बच्चा, हर बच्चा मुझे बोलता है कि मैम पीछे का भूलता जा रहा हूं, जैसे जैसे आगे बढ़ रहा हूं वैसे वैसे पीछे के कंसेप्ट भूलता जा रहा हूं। नॉर्मल है यार, नॉर्मल है।
आप जब तक उनको रिवाइज नहीं करोगे, 2-2 बार 3-3 बार, धीरे धीरे उनको रिवाइज करो। जो नोट्स बनाए हैं उनको रिवाइज करो, लेकिन करो बिना रिवीजन के। तुम सोचो कि भाई मुझे तो सब कुछ याद है, तो नहीं होगा याद, भूल जाओगे। एक बारी में किसी को याद नहीं होता। तो धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहे, तो पीछे ये नहीं कि छोड़ते जाओ, उनको साथ के साथ रिवाइज भी करना है। ये बच्चा हर बार गलती करता है, ये मैं पहले बता रही हूं। रिवीजन मस्ट है तुम्हारे लिए, साथ के साथ रिवीजन करनी है, साथ के साथ, ठीक है। ये नहीं कि आगे बढ़ते जाओ तो पीछे का भूलते जाओ, साथ के साथ तुम्हें हर एक टॉपिक को रिवाइज करना है। और इसके अलावा तुम्हें रिटन प्रैक्टिस भी करनी है। ये 90% बच्चा यहीं आके मात खाता है। सब आता है, चैप्टर तुम्हें समझ आ जाता है, सब कुछ आता है, बट पेपर में तुम्हें लिखना नहीं आता। लिखना नहीं आता, क्यों लिखना नहीं आता? अरे प्रैक्टिस कहां करी है तुमने पूरे साल? प्रैक्टिस करो, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, लिखो, जितना हो सके लिखो, मतलब जितना हो सके लिखो। इससे फायदा क्या होगा? जो पेपर में जो तुम्हारी प्रेजेंटेशन इतनी बेकार होती है ना, जो तुम्हारे नंबर कटते हैं, वो इसी वजह से कटते हैं क्योंकि तुम्हारी प्रेजेंटेशन इतनी बेकार है। और क्यों इतनी बेकार है? क्योंकि तुमने प्रैक्टिस नहीं करी। प्लीज मस्ट है प्रैक्टिस, जितनी हो सके प्रैक्टिस करो। पता होना चाहिए तुम्हें किस तरीके से लिखना है। पहले एक प्रॉपर हेडिंग्स बनाओ, पॉइंट्स में लिखने की कोशिश करो, डायग्राम्स बनाओ, फ्लो चार्ट्स बनाओ। और इकोनॉमिक्स में काफी सारी टेबल्स होती है, डायग्राम्स होती है, तो जो भी टेबल हो या डायग्राम हो, उसकी एक्सप्लेनेशन मस्ट है, वो जरूर लिखो। समझ पा रहे हो? तो ये जरूरी है, ठीक है। और स्पीड भी इंप्रूव होगी। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है कि पेपर में तुम्हें आता सब कुछ है, तुम्हारा पेपर छूट जाता है। और वो इसी वजह से छूटता है क्योंकि तुम्हारी प्रैक्टिस नहीं है, तुमने पूरा साल लिख लिख के देखा नहीं है। और इस वजह से लास्ट में आके तुम्हारी स्पीड इंप्रूव नहीं होती, तुम्हारा पेपर छूट जाता है, तुम अच्छे से लिख नहीं पाते हो। यही कारण है कि तुम्हारे नंबर कटते हैं। तो स्टार्टिंग से ही रिटन प्रैक्टिस करनी है, और वो मस्ट है। तुम खुद देखोगे लास्ट में तुम्हारे अंदर कितनी इंप्रूवमेंट आई। अगर 11वीं कक्षा में 11th क्लास में अगर यही गलती करी है, रिटन प्रैक्टिस नहीं की है, तो मैं वार्न कर रही हूं, सच्ची बता रही हूं, वार्न कर रही हूं, 12th में ये गलती मत करना। तुम्हें लग रहा होगा टीचर यार स्टार्टिंग में इतना हमें डरा रही है, मैं डरा नहीं रही हूं, मैं तुम्हें सच बता रही हूं, मैं रियलिटी बता रही हूं। स्टार्टिंग से ही तुम्हें प्रैक्टिस करनी है, रिटन प्रैक्टिस मस्ट है तुम्हारे लिए। और बहुत सारे बच्चे होंगे जिनको मैम लिखे किस तरीके से हमें नहीं पता है, तो आप एक काम कर सकते हो। आपको पता है सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट पे बहुत सारे टॉपर्स के जो है ना पेपर्स जो है अपलोड करे जाते हैं, तो आप वहां से देखो किस तरीके से उस बच्चे ने लिखा हुआ है। वो तो थोड़ा सा आपको एक आइडिया दे देगा कि आपको अपने पेपर में किस तरीके से लिखना है और आपको किस तरीके से जो है रिटन प्रैक्टिस करनी है। ये आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। और इसके अलावा जो सारे बच्चे करते हैं लेस यूज ऑफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, आपको ये नहीं बोला जा रहा कि इंस्टा, स्नैपचैट, फेसबुक सब बंद कर दो, नहीं, मैं आपको ये बोल भी नहीं रही, बंद करने की जरूरत भी नहीं, बट आपको ये बोल रही हूँ कि थोड़ा कम कर दो। ये नहीं कि सारा दिन रीले स्क्रॉल करते रहे, है ना, जो सारे बच्चे करते हैं ना, है ना, सारा दिन रील, इंस्टा, है ना, स्नैपचैट, है ना, स्ट्रीक तुम्हारी, है ना, ये सारी चीजें। सो प्लीज मैं आपको ये नहीं कह रही कि बंद कर दो, यूज मत करो, मैं आपको कभी बोलूंगी भी नहीं, मैं आपको बोल रही हूँ थोड़ा कम कर देना, ठीक है। ये नहीं कि उसी में डिस्ट्रैक्ट हो गए, सारा दिन फोनों में लगे रहे, मोबाइल फोन में लगे, गेम्स खेलते रहो, ये सब मत करना, ठीक है। इस बार स्टार्टिंग से सीरियस हो जाना। इस बार जो तुम अपने फ्रेंड्स के साथ पार्टी शार्टी, घूमना फिरना, चिल मारना, रिलैक्स मारना, वो थोड़ा कम करना। बहुत करते हो ना तुम, चिल मार ली, पार्टियां कर ली, है ना, गपशप, घूमना फिरना, है ना, पार्टी शार्टी वगैरह वगैरह, इस बार थोड़ा सा कंट्रोल करना उस चीज पे। और स्टार्टिंग से फोकस रहना, स्टार्टिंग से पढ़ोगे तो लास्ट में दिक्कत नहीं आएगी। और अगर तुम सोचो कि लास्ट के 1-2 महीने पढ़ के तुम्हें 80 में से 80 नंबर आ जाएंगे, तो नहीं आएंगे, मैं आपको पहले बता रही हूँ, इकोनॉमिक्स में नहीं आएंगे। इकोनॉमिक्स बहुत ज्यादा फैक्ट बेस्ड, कंसेप्ट बहुत ऐसे होते हैं जो ऐसे नहीं कि लास्ट में पढ़ के हो जाएगा तुम्हारे काम, नहीं, स्टार्टिंग से ही तुम्हें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, स्टार्टिंग से ही होगा, ठीक है। सो चलिए, सो फिर मिलते हैं आपसे क्लास में, मिलते हैं, ठीक है। सो जल्दी जल्दी मिलेंगे, बढ़िया तरीके से जो है आपकी प्रैक्टिस करवाएंगे, बढ़िया तरीके से आपकी तैयारी कराएंगे, और हम भी जो है अपने बोर्ड एग्जाम में इस बार फोड़ कर दिखाएंगे। और जाने से पहले मुझे सारे के सारे बच्चे कमेंट सेक्शन पे ये जरूर लिखेंगे, क्या आप भी अपने बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर लाना चाहते हो? ये जरूर लिखना, हाँ भाई मैं भी अपने बोर्ड एग्जाम में फोड़ना चाहता हूँ या चाहती हूँ। मुझे हर बच्चे कमेंट सेक्शन पे जरूर लिखेगा, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट, बाय बाय, मिलते हैं क्लास में।